नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। और रोजाना खास मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते हैं, तमाम बड़े मुद्दे। और इस बीच एक ऐसी खबर भी हम आपको बताने वाले हैं जो दुनिया के सभी लोगों से जुड़ी हुई है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं होगी, आज बात होगी उस आर्थिक सुनामी की जिसने 50 दिनों में दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। जी हां, 50 दिन और 50 अरब डॉलर का नुकसान। आखिर में सवाल ये कि आखिर ये हुआ कैसे। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े उसके असर की भी हम बात करेंगे। ईरान से जुड़ा हुआ ये संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया के तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया है। जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तब तब पूरी दुनिया की नजर तेल पर टिक जाती है, क्योंकि यहीं से निकलती है दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी धारा। लेकिन पिछले 50 दिनों में जो हुआ उसने इस धारा को बाधित कर दिया है। ईरान अपनी शर्तों के आगे अडिग है, तो वहीं अमेरिका भी किसी भी सूरत में कमतर पड़ता हुआ नजर नहीं आता, जिसका असर है पूरी दुनिया पर। कैसे 50 दिनों में $50,000 का नुकसान हुआ, बताएंगे आपको। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, 50 अरब डॉलर से कैसे पूरी दुनिया में सुनामी आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की लाइफलाइन जिसे कहा जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और उस वजह से दुनिया भर की तेल सप्लाई बाधित हुई, प्रभावित हुई, जिसका असर आप लोगों पर पड़ा, आम जनता पर पड़ा। तेल की कमी की वजह से कई देशों में बड़े संकट आ गए, महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। और सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो हर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं महंगाई की भेंट चढ़ गया। हॉर्मुज बंद होने की वैश्विक कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान युद्ध को शुरू हुए करीब 50 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान दुनिया को जो आर्थिक चोट लगी उसकी भरपाई में कई साल लग सकते हैं। कई विश्लेषक और रॉयटर्स के अनुसार युद्ध के कारण अब तक 50 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं सका और इसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर, करीब अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत इसकी है। यानी दुनिया को इन 50 दिनों में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में खाड़ी देशों के उत्पादन में रोजाना 80 लाख बैरल की कमी आई और ये उत्पादन में उतनी ही गिरावट है जितना दिग्गज तेल कंपनियां एक्सन मोबिल या शेवरॉन मिलकर उत्पादन एक तरह से करते हैं। और सबसे बुरा असर तो जेट फ्यूल पर पड़ा है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान से होने वाला जेट फ्यूल एक्सपोर्ट जो फरवरी में 19.6 मिलियन बैरल था, वो मार्च और अप्रैल के बीच में गिरकर महज 4.1 मिलियन बैरल रह गया। और ये जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि इससे न्यूयॉर्क और लंदन के बीच करीब 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानें संचालित की जा सकती थी। कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ युद्ध से नुकसान ही हासिल हुआ है और इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई करने में काफी समय एक तरह से लग सकता है। लेकिन समझिए कि 50 दिनों का युद्ध और इन 50 दिनों में $50 बिलियन साफ हो चुका है। कितना बड़ा नुकसान है ये, आइए आपको समझाती हूँ आम भाषा में। दरअसल पूरी दुनिया की 5 दिनों की तेल की जरूरत के बराबर एक तरह से इसे माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 10 हफ्तों की एविएशन फ्यूल मांग के बराबर इसे देखा जाता है और पूरी दुनिया में 11 दिनों तक चलने वाली जो वाहन है, गाड़ियां हैं, उनके ईंधन के बराबर ये है। अकेले अमेरिका 1 महीने की तेल मांग के बराबर इसे माना जा रहा है और अमेरिकी सेना के 6 साल के कुल ईंधन खपत के बराबर है। और इतना तेल जिससे यूरोप की 1 महीने से ज्यादा की जरूरत पूरी हो सकती है। इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को 4 महीने चलाने लायक ईंधन के बराबर ये नुकसान है। $50 बिलियन 50 दिनों में साफ हो चुका है। अब आप समझिए जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के, मिडिल ईस्ट में खासतौर से, और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर प्रभावित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट पे जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई,
कई जहाज गुजर नहीं पाए, कई जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, कई जहाजों को वापस लौटा दिया गया क्योंकि सीजफायर फिर से टूट चुका है। अब फिर से जंग का अखाड़ा ये बन चुका है और इस पूरे तनाव का खाड़ी देशों पर भी बड़ा असर पड़ा है। खाड़ी देशों पर बड़ी मार पड़ गई है। कैसे? अब देखिए, जो युद्ध है, युद्ध के कारण मार्च में खाड़ी देशों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन यानी रोजाना लगभग 80 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं पाया, यानी खाड़ी देश इतना तेल निकाल ही नहीं पाए जो एक तरह से इनकी अर्थव्यवस्था का मूल हिस्सा है। इसकी वजह से हुआ ये कि दुनिया के कई देशों में जेट इंजन का निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है लगभग 2 करोड़ बैरल से गिरकर मार्च अप्रैल में 41 लाख बैरल एक तरह से उत्पादन हो गया। सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई या फिर कुवैत जैसे जो तमाम जीसीसी देश हैं, वहां से दरअसल तेल का निर्यात होता था, लेकिन अब यही युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा यही देश प्रभावित हैं, इस वजह से निर्यात हो नहीं पाता। अब ये जो पूरा नुकसान है, ये नुकसान न्यूयॉर्क या लंदन के बीच में 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानों के लिए पर्याप्त ईंधन के बराबर है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ इन देशों की बात हुई, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका क्या असर है वो भी जरा समझ लीजिए। पूरी दुनिया पर इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर ऐसे हुआ कि $50 बिलियन साफ हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा पहले ही हो गया, लेकिन ये तो कुछ नहीं, अब कीमतें और बढ़ सकती हैं। समझिए, अब महंगाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है, एयर टिकट और महंगे हो सकते हैं, जो पूरी सप्लाई चेन है वो एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है जिस तरह के हालात हैं अभी। और अब एक बार फिर से तनाव और एक बार फिर से पाबंदियां हैं, तो ये मान के चलिए फिलहाल लोगों को रियायत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी। लेकिन इसके क्या आने वाले वक्त पे परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव होगा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से रवि करकरा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ में जल्दी शामिल होने वाले हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। शरदेंदु जी, आपसे शुरुआत करते हुए मुझे जरा ये बताइए कि 50 दिनों का ये युद्ध, इस वैसे युद्ध कभी अच्छी खबरें लेकर नहीं आता सर, सिर्फ विध्वंसक की तस्वीरें, जानमाल के नुकसान की, और ये कहा जाए कि लोगों के जो तमाम नुकसान है, जो तमाम तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें ही लेकर आता है। लेकिन आर्थिक मंदी, आर्थिक चोट बहुत ज्यादा हुई है इस युद्ध के माध्यम से। इसके परिणाम, ये जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, पूरे विश्व में इसका असर है और इसीलिए इस युद्ध पे को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बनता चला जा रहा है। चाहे वो फ्रांस और यूके मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडिपेंडेंट नेविगेशन की बात करें, जिसमें 40 और देश शामिल होते हैं, जिसमें हमारे विदेश सचिव भी उसमें गए हुए पार्टिसिपेट किया है। तो एक तरीके का प्रेशर है, पूरे विश्व इससे अफेक्टेड है। खाड़ी के देश तो अपना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस बढ़ती चली जा रही, कई देशों ने तो कई सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, आगे आने वाले दिनों में वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हो सकता है उनको नोमैडिक एज में जाना पड़े। इस तरीके की स्थिति होती जा रही है। क्या क्या आपके देश में चाहे एयर फेयर हो, चाहे आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन की चीजें हो, हर चीज में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरा विश्व का हर एक कोना इससे अफेक्टेड। इवन अमेरिका में आज की डेट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां भी गैस की कीमतें करीब 30 से 40% बढ़ गई हैं। तो इसका सलूशन निकालना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया है, और यूरोप का तो देखिए बुरा हाल है। उनको पहले रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज मीट आउट होते थे, रशिया से बंद हुए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो वहां तो प्रैक्टिकली वहां पे क्राइसिस सिचुएशन हो रखा है। तो इससे निकलना होगा। इसी वजह से देखिए टाइम टू टाइम वार्ता हो रही, टाइम टू टाइम ईरान के ऊपर एक प्रेशर जनरेट किया जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। लेकिन आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा अमेरिका को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए ईरान ने खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, इसलिए फिर से उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। ये 1-2 दिन भी ये चीजें चल नहीं पा रही, मिनट टू मिनट आपके इंस्ट्रक्शन बदल जाने। तो एक बड़ा ही वृहद तरीके से एक मानवता के नाम पे, एक विश्व की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ में तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले इफेक्टिव हुआ करते थे, अमेरिका ने उनको कंप्रोमाइज करा दिया, उनकी से को खत्म कर दिया। तो आज की डेट में आईएई हो, चाहे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और सी के जो नियम है उसकी बात हो, कोई चीज इफेक्टिव है ही नहीं। मन मर्जी आज की डेट में चल रहा है।
इससे विश्व की अर्थव्यवस्था इफेक्टेड होती, छोटे बड़े कंट्री सारे प्रभावित होते हैं। तो मेरा मानना है कि अब जो सेकेंड राउंड की बात इस्लामाबाद में होनी है, उसको एक कॉन्क्रीट स्टेप निकलना चाहिए। आपने तमाम सहमतियां बनाई थी, कहाँ आपका मामला रुक गया? एक जेनेवा से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस बातों पे लेकिन सर एग्रीमेंट अभी तो जेनेवा अब में बात हो यह गया, है, अभी तो आपने हालांकि बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि जो 50 दिन ये किस तरह से घातक साबित हुए हैं। मैं दोबारा जब लौटूंगी तो उस चीज़ को भी समझूंगी, लेकिन आपने कहा कि अब जो दूसरे दौर की वार्ता है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। लेकिन अजिताभ जी, दूसरे दौर की वार्ता होगी भी या नहीं होगी? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई कल उनका डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन रवाना हो जाएगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम दूसरी दौर की वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सीज फायर पहले ही टूट चुका है। तो ये 50 दिन वाला जो पूरा तनाव है, नुकसान है, ये तो और एक्सटेंड होगा फिर। देखिए नैना जी, मुझे लगता है बातचीत होगी, क्योंकि जो आसार हैं, हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से खबरें आई हैं उसमें कहा जा रहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, सिक्योरिटी का खतरा, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज बताए, फिर हुआ कि नहीं वो जाएंगे उनके साथ। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि पाकिस्तान होस्ट किसी मजबूरी में उन्होंने किया है, जो भी पाकिस्तान की और अमेरिका की मजबूरियां रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास अभी भी नहीं है, क्योंकि जेडी वेंस आएंगे। जेडी वेंस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बड़ा संशय है। अभी तो उसी पर ही है कि भाई अगर जेडी वेंस नहीं तो और किस पर भरोसा किया जाएगा? पीट हेगसेथ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा जी। नहीं, फिर उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस ही जाएंगे, और उसके साथ जो दो लोग आए थे वो जेड कुशनर और वो दोनों आएंगे। तो ये तो अभी उन्होंने कंफर्म किया, अगर वो फिर चेंज कर जाए तो कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उन्होंने फिर से दोहराया है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग मुझे लगता है कि ईरान दे रहा है। एक तरफ उसके राष्ट्रपति ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला हो, उसके यूरेनियम इनरिचमेंट का जो है हैंडओवर करने की बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो अटक के आ रहा है वो हॉर्मुज पे है। हॉर्मुज पे देखिए ट्रंप ने इतने चेंजेस किए हैं, ऐसी भी उन्होंने ख्वाहिश जताई कि अमेरिका वहां टोल कलेक्ट करेगा, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलके करेगा, फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ईरान को तो हम पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी उसका कर दिए। तो जितनी बार उन्होंने चेंज किया उससे खुद वो कह लीजिए कि उन्होंने ट्रैप में फंसते चले गए, और अब उससे निकलना उन्हीं के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बातें उन्होंने की उसको ईरान ने अच्छे से पकड़ा, और उसी को एक तरह से हॉर्मुज से लेके और जितनी अदर मुद्दे थे उसको एक तरह से उसने निगोशिएशन के लिए उसका यूज किया है। और अब वो मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका पे दबाव बनाने की स्थिति में है, और इसीलिए देख लीजिए कि अभी तक वो अनाउंस नहीं किया है कि वो कल जा रहा है या नहीं जा रहा है। और देखिए यही तो मुझे लग रहा है कि इसका बेहतर जवाब शायद रवि करकरा जी से मैं ले लेती हूँ, अमेरिका से ही सीधे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ में अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन रवि करकरा जी, ये बड़ा संशय का सवाल है कि आखिर अब अगले दौर की बातचीत होगी, कैसे होगी, भरोसा है नहीं है? पाकिस्तान इस्लामाबाद बार बार क्यों? क्योंकि वहां पर ना उसके लिए ईरान इतना कॉन्फिडेंट है, ना ही पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है। और पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद में जो इतनी कई ऐसे झूठे दावे कर दिए गए जिससे अमेरिका की ही साख पर बड़े प्रश्न खड़े होने लगे हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नैना जी आपने बात बोली है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है कि हर एक जगह जो है एक अनसर्टेनिटी हो गई है। लोग सोच रहे हैं दोबारा कि इसका हल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। और पीछे जो गेम एक और चल रहा है, वो इजराइल भी जो है वो पीछे से यूएसए पे प्रेशर डाल रहा है कि आप जो ये पीस डिस्कशन कर रहे हैं वो तो हम उसमें है नहीं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, और ट्रम्प के लिए काफ़ी हर एक तरीके से हर एक जगह से उंगलियां जो उठ रही हैं कि आप तब कह रहे थे कि ये 5 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएगी, अभी आपने बोला कि ये स्ट्रेट खुल जाएगा। जो अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब सब ईरान ने खोल दिया तो फिर यूएसए ने गेम शुरू कर दिया। तो ईरान इस टाइम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये पीस जो डिस्कशन है ये पाकिस्तान इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
जितना मुझे लगता है कि जेडी वेंस तो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, और आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान एम्बेसीज में और उनके जो दूसरे जो इनके कराची में जो उनका एम्बेसी का जो है कॉन्सुलेट, हर एक जगह काफी अटैक है। तो पाकिस्तान जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप पाकिस्तान खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो वो बाकी सिक्योरिटी कैसे संभालेगा। और साथ साथ में ईरान का भी बड़ा क्लियर है कि कल ईरान ने जो इंडिया के साथ किया है, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा आई वुड से कि एक मिस स्टेप था जो ईरान का रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो यूएई को भी बिल्कुल साइड में किया हुआ है। तो ये एक और पीछे पूरा प्रोसेस चल रहा है जो जीसीसी कंट्रीज को लेके, इसराइल को लेके। तो ये डिस्कशन सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो सकती। इसमें प्लेयर्स जो है उनको आना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तो नहीं है ना हरमुज में, और हरमुज में कितना पाकिस्तान को कितना इम्पैक्ट होता है पर इतना नहीं होता इन टर्म्स ऑफ बाकी जो प्राइसेस है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अभी जो है यूएस में आप कोविड का के टाइम जो रेट था गैस का, जो आप लोग पेट्रोल डीजल कहते हैं, मतलब गैस कहते हैं, वो जो है प्राइसेस $4 के ऊपर गैलन चला गया। ये तो बहुत ज्यादा प्राइसेस है। और यही जो है ट्रम्प जो है ये सारा जीते इसीलिए थे कि मैं गैस प्राइसेस का खत्म कर रहा हूँ। अब खाने को उठा लीजिए, फूड को देख लीजिए, खाने की भी प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। जब एक वोटर बेस को जब इम्पैक्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे। और बाकी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हरमुज में जो फर्टिलाइजर्स आने हैं, जो सप्लाई होना है इधर उधर, वो उस पर भी नाकाबंदी हुई है। नहीं, तो लेकिन ये इसके लिए तो बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका तो रवि जी अमेरिका की भी है ना, और उसमें अमेरिका ही नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल और उनके बिल्कुल कुछ तो टीम वही मेंबर्स की है। बिल्कुल। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि नैना जी की जो टीम मेंबर हैं वो बहुत ज्यादा, मैं तो बोलूँगा बहुत इनकॉम्पिटेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है। आप चाहे जेरेड कुश्नर को उठा ले, चाहे आप पीट को उठा ले, मार्को रूबियो, ये अमेरिका का शुरू से रहा है कि वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग और जो रीजन के बारे में कुछ पता नहीं है, पर एक्सपर्ट सारे बन जाते हैं। ये अमेरिका की आज की पॉलिसी नहीं है, बहुत पुरानी पॉलिसी है। और यही जो है ये इसका जो भुगतान है वो पूरा विश्व भर रहा है इस टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा जो रेपरकशन जो होगा, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो ट्रम्प की सेकंड टर्म, सॉरी जो मिड टर्म जो आने वाले हैं उस पर होगा। और हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। ये बहुत बड़ा एक फालतू में जो है ट्रम्प ने बहुत बड़ा एक पंगा उठाया है। अब इसको कोई ना ईरान करने की कोशिश कर पा रहा है, और ईरान की एक्चुअली इकोनॉमी बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है, उनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। सिमिलरली यूएई की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। तो काफी तहस नहस हो रहा है, उनके पास है बफर के लिए पैसा है, पर अल्टीमेटली डे टू डे ठीक है। जो जितना भी है वो पूरा डिस्टर्ब होगा। 50 दिन बहुत लंबा टाइम होता है किसी इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए। धन्यवाद। और बिल्कुल देखिए, ये 50 दिन बहुत लंबा टाइम होता है सस्टेन करने के लिए भी। 50 दिन का ये ऐसा टाइम है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दे, और उसके बाद में उसको दुरुस्त होने में तो और बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है। यूके देवनाथ जी, जिस तरह की तमाम परिस्थितियां हैं, ये रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा करती हैं कि ये रिपोर्ट्स इसके अनुसार ये जो पूरा अभी हर एक देश पर बड़ा हिस्सा पहुंचा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट जिसमें यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, तमाम देशों पर, क्योंकि इनसे जब निर्यात ही नहीं हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, सप्लाई चेन पर पड़ेगा। और अभी तक जो नुकसान हुआ आने वाले वक्त में भी रियायत की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर की जीडीपी पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया है उसके अनुसार एक विपरीत असर पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है हर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। एनर्जी, जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं एनर्जी सिक्योरिटी में। एक तो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या दूसरे रूप में हो, और दूसरी चीज है कि उसके मिलने की गारंटी। क्या आज से 6 महीने बाद एनर्जी की शॉर्टेज होगी? इसी से मार्केट हिल जाते हैं। अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई में हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और शेयर मार्केट छलांग मार के 2000 ऊपर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, शेयर मार्केट धड़ाम 2000 पॉइंट नीचे। दोनों इसको मालूम है कि बाकी जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट है, कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड फैसिलिटी है, और तो और सपोर्ट फैसिलिटीज जो हैं, सर्विसेज हैं, सब जगह एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आज अगर किसी जगह पर आप 2 घंटे के लिए बिजली बंद कर दें, आप देखेंगे पूरा का पूरा शहर, उसकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप हो जाती है।
ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है, जिसका इफेक्ट तुरंत जॉब पर पड़ता है। जैसे ही एनर्जी की कमी होती है तो एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन कम होता है तो सब जगह पर एक रिसोर्स क्रंच को भांपते हुए जॉब पे या ग्रोथ तो भूल जाइए, लोग सब फैक्ट्रीज में आजकल एक बड़ा शानदार इस्तेमाल वर्ड करते हैं एचआर लोग। हम लोग अपनी फैक्ट्री के वर्कर्स को राइट साइजिंग कर रहे हैं, तो ये राइट साइजिंग चालू हो जाती है। ऑलरेडी हम इस तरह की राइट साइजिंग जो है भारत में भी कई जगह पे इंडस्ट्रियल एरियाज में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये उम्मीद करते हैं कि कल परसों मंगलवार तक एक अच्छी खबर आएगी। छोटी अच्छी खबर ये आएगी कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो उभय पक्ष ने, अमेरिका और ईरान ने डिक्लेयर किया कि खोल दिया जा रहा है। और बड़ी खबर ये आ जाएगी कि अमेरिका ईरान के 10 पॉइंट में से 8 या 9 पॉइंट मान के साइन करके घर चला गया, और ईरान भी अमेरिका के 15 पॉइंट में से 12 या 13 पॉइंट को साइन करके घर चला गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट 2-2 पॉइंट हैं, डिसीजन लिया गया कि उनको 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद डिस्कस किया जाएगा। जी जी देखिए, लेकिन सर इसमें तो वही बात हो जाती है कि अब कहा जा रहा है कि ये जो 50 अरब डॉलर का नुकसान है, इसकी भरपाई कितने लंबे वक्त में होगी और कब तक होगी, कितने दशक लग जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेजर अली शाह, अब खासतौर से अगर मैं भारत के इम्पैक्ट की भी बात करूं, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है, भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है, लेकिन बहुत प्रॉपर वे में ये कहा जाए कि अच्छे डिप्लोमेटिक वे में इसको हैंडल करने की कोशिश की गई, वरना हमारे पड़ोसी मुल्क या फिर आसपास के कई हम देशों को देखते हैं कि वो इस पूरी परिस्थितियों को संभाल तक नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में महंगाई का स्तर लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो। जी नैना जी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा तो जाहिर सी बात है कि एलपीजी के, बल्कि गैस के, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे। डिमांड सप्लाई पे निर्भर होता है। आज की बात है कि हमारे 2 जहाज पे ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है। ये बहुत दुखद बात है, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के ये, क्योंकि ईरान ने साफ कहा था कि उनकी जो दोस्ती जिन मुल्कों से हैं वो वहां से जा सकते हैं, उनको कोई छुड़ाया नहीं जाएगा। उसमें हिंदुस्तान का नाम भी था कि हिंदुस्तान भी दोस्त मुल्कों में से है। और जो आज फायरिंग हुई, मतलब ये बहुत ही दुखद बात है। तो देखिए, अगर दोनों मुल्क अगर डटे रहे कि हम कोई पीछे नहीं हट, अमेरिका भी ईरान भी, तो जाहिर सी बात है हल कैसे होगा? दोनों, एक को नहीं पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। और क्या दोनों में से कोई भी एक मुल्क तैयार है पीछे हटने को? ना, कतई ना। तो हो सकता है कि बहुत लंबा, हमें भी ये सोच के करना है कि हो सकता है कि बहुत लंबा ये बंद रहे। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान के पास रिजर्व्स भी हैं, तो मगर वो रिजर्व्स अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमने कंटीजेंसी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन वो रिजर्व्स कब तक चलेंगे? और जब अगर वो रिजर्व खत्म हो गए तो क्या करेंगे हम? तो और ये इसके बारे में देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि दुनिया के 30% तो इंटरनेट केबल्स वहां से गुजर रहे हैं। आज इंटरनेट की वजह से ही तो हम जुड़े हैं सबके सब यहाँ पर। देखिए, मैं गाड़ी में हूँ, आप सब देख रहे हैं, और मैं इंटरनेट के जरिए जुड़ा हूँ। बैंकिंग, स्टॉक एंड शेयर मार्केट, शॉपिंग, आई मीन हर एक चीज। आप तेल लेने जाएं पेट्रोल पंप पे, अभी हमने तेल भराया, हमने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करी, तो सब कुछ इंटरनेट पे निर्भर है। आप बिना तेल की तो ठीक है, आप साइकिल चला लोगे, आप पैदल चले जाओगे, आप एलपीजी नहीं, आप गैस स्टोव, आप जो होता है ना वो इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक स्टोव, वो इस्तेमाल कर लोगे। अरे भैया, बिना इंटरनेट के कैसे जियोगे आप? ये हम फैक्टर नहीं करते। इंटरनेट तो एक जरिया बन गया है जीने का, एक नॉर्मल। मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर है ही है, जो लोगों के मनोरंजन के लिए। लोग टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है, केवल एक आपका चैनल को छोड़ के, और बाकी कुछ जिम्मेदार चैनल हैं उनको छोड़ के बाकी लोग टीवी नहीं देखते हैं। वो सब यूट्यूब पे खबर देखते हैं, वो बाकी यूट्यूब पे उनके पास सीरियल आते हैं, वेब सीरीज वहां से जो नेटफ्लिक्स है वो भी इंटरनेट, वो भी लैपटॉप से देखते हैं। तो अगर इंटरनेट रुक गया तो बहुत तबाही मच जाएगी। फिर तो लोग
अरे फॉलोअर कम हो और जाते हैं, देखिए लोग ये आप आत्महत्या गंभीर कर बात लेते हैं। बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जिस रूप में हम देखते हैं कि सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, खासतौर से मेजर शाह, अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त की तो लड़ाई ही शायद इंटरनेट बेस्ड जो पूरी की पूरी। बिल्कुल जी नैना जी, देखिए लोगों के 100 फॉलोअर खत्म हो गए, ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने खुद रिपोर्ट किए, उनने आत्महत्या कर रखी है भैया। ऐसे ऐसे लोग 100 फॉलो करना कम हो गए, डिप्रेशन में आ गए। वो तो इंस्टाग्राम की बात, लेकिन जो जरूरत, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी तो सब कुछ इंटरनेट पे निर्भर है। आप बिल्कुल। सुबह उठते हैं, ऑर्डर करते हैं इंटरनेट पे, आप बाहर जाते हैं, ओला उबर बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं इंटरनेट पे। मेजर शाह, आप और मैं कनेक्टेड भी अभी इंटरनेट के थ्रू हैं, अभी तो बात ये बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बाहर गांव भी जा रहे हैं, बाहर आप टिकट बुक करेंगे इंटरनेट के थ्रू, आप जाकर फ्लाइट का टिकट, कहीं होटल स्टे इंटरनेट के थ्रू, हर दुनिया इंटरनेट पे टिकी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की केबल्स ना भी काटे, ठीक है। अरे एक कोलैटरल डैमेज में इंसान मर जाते हैं भाई। कोलैटरल डैमेज में क्या इंटरनेट के केबल्स डैमेज नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल सही बात कोलैटरल है। डैमेज में बिल्कुल जी, तो उससे बहुत खतरा है। तो मेन तो ये बात, मेरे को इस बात से सोच खौफ है इस बात का कि भाई दुनिया चलेगी कैसे फिर। और अभी भी मेजर शाह इसकी निर्भरता विदेशों पर हमारी ज्यादा है। ब्रिगेडियर शिरदेंदु जी, देखिए मेजर शाह ने बात तो बहुत काम की कही कि अभी हम बाकी फ्यूल का जो इम्पैक्ट होता है, अर्थव्यवस्था पर जो इम्पैक्ट होता है, उनकी तमाम बैकअप या रणनीतियों के साथ में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। अब युद्ध के जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, सीज फायर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पीक पर, और अगला युद्ध शायद वही साइबर वॉर और नेट वॉर हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह की बात को आगे बताता हूँ। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जो रेड सी है, इससे बहुत बड़े हाई डेटा केबल, इंटरनेट के केबल निकलते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक स्कीम ऑफ थिंग अमेरिका की प्लानिंग में है, और वो चाहता है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। वो चाहता है कि एक तरीके कट ऑफ हो, सो दैट उनका जो अल्टरनेटिव लिंक है, स्टार लिंक, आज की डेट में जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी चाहते हैं। तो इस तरीके की कई चीजों, और उसमें भी आपका जब एलॉन मस्क के साथ आपके बिजनेस ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आपके तो एडवाइजर भी थे, बाद में उनको आपने हटा दिया, वो अलग बात है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव प्लान अमेरिका का तैयार है कि जिससे कि लोगों की डिपेंडेंसी स्टारलिंक पे हो और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो ये सारी स्कीम ऑफ थिंग है, इसके तमाम लोग डिबेट इसके बारे में करते रहते हैं। एक ऑल्टरनेट भी ब्रेक हुआ और डिपेंडेंसी आपकी स्टारलिंक पे गई, और फिर आपका रेवेन्यू जनरेशन और अमेरिका के ऊपर फिर से डिपेंडेंसी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से की जाती हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि देखिए इस युद्ध का अंत देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। एक अमेरिका की एक पॉलिसी है, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक जब होने जा रही है तो ट्रंप बोलते हैं कि अगर ये टॉक सक्सेसफुल नहीं हुई तो ब्रिजेस उड़ा देंगे, तमाम तरीके के एनर्जी सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी तक भी तो आप वही कर रहे थे। तो एक प्रेशर जनरेट करने की बात करते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि वो दिखा सके कि अमेरिका तो पीस चाहता है, लेकिन ईरान इन अमेरिका की शर्तों को नहीं मान रहा है, या ईरान युद्ध में बने रहना चाहता है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, जिससे कि जो डेलीगेशन है वो अमेरिका के इस प्रेशर को सकम करे। लेकिन ईरान एक डिफरेंट कंट्री है, आपको समझना पड़ेगा, वो प्रेशर में आता नहीं है। और अमेरिका ने इस टैक्टिक्स को कई बार ईरान के ऊपर इंप्लीमेंट करके देख लिया है। तो लिहाजा पुरानी टैक्टिक्स को अगर बार बार लागू करेंगे तो उससे रिजल्ट नहीं निकलना है। आपको बात करनी चाहिए थी कि सेकेंड राउंड की टॉक होनी जा रही है, लेट्स ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेट्स ये जो ब्लॉकेड है, सी ब्लॉकेड, उसको हटाने के लिए अमेरिका तैयार है, और जैसे ही पीस वार्ता शुरू होगी मैं इसको हटा लूंगा। इस तरीके के पॉजिटिव नोट पे अगर आप वार्ता शुरू करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट अलग होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। आप बोलते हैं कि हम ब्रिजेस उड़ा देंगे, हम उनके न्यूक्लियर साइट उड़ा देंगे, हम उनके एनर्जी सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर बात नहीं बनी। तो आप नेगेटिव नोट पे शुरू करके कहीं ना कहीं माहौल को विशिएट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में एक मैसेज देते हैं अपने डेलीगेशन को कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप अपने टर्म्स पे बने रहेंगे, कोई भी एक स्टेप पीछे नहीं लेंगे। जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ आएंगे वार्ता के लिए तो डेफिनेटली वार्ता फेल होगी। मेरा मानना है कि ईरान का डेलीगेशन जरूर आएगा, अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन सिंस डिस्टेंस इज नॉट मच तो वो डेफिनेटली आएंगे, और मंगलवार को जो शेड्यूल है टॉक का उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर वार्ता उन्होंने करनी है तो परसों देखिए सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, उसको आप एक्सटेंड करिए। आज ही एक प्रेस विज्ञप्ति दीजिए मुझे और लग 2 रहा है हफ्ते पूरा आप फुलफिल भी उसको नहीं हो एक्सटेंड पाया। करिए। सर सीज फायर तो फुलफिल भी कहाँ हो पाया, उसके पहले ही तोड़ दिया इन्होंने। लेकिन एक उसको और 2 जो
सीज फायर टूटा है वो इजराइल और लेबनान का। जहां तक ईरान का है, को आपको एक लीवे देना पड़ेगा, क्योंकि वो सफरर है, उसकी लीडरशिप आपने एलिमिनेट की, उसके इतना डिस्ट्रक्शन किया है, और साथ में सबसे ज्यादा लॉस तो जीसीसी कंट्रियों के, अखाड़ी के देशों को हो रहा है, उनका रेवेन्यू लॉस भी है और ईरान का डिस्ट्रक्शन भी हुआ। तो आप एक बड़े कंट्री है, बड़ा इकोनॉमिक पावर है, बड़ा मिलिट्री स्टेटस है, आपकी पूरे विश्व में तूती बोलती, तो आपको एक पॉजिटिव नोट पे जाना पड़ेगा। आप बार बार इस तरीके की दादागिरी वाले स्टेटमेंट की ब्रिज तोड़ देंगे, एनर्जी सेक्टर को उड़ा देंगे और खत्म कर देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, इस तरीके के बयानात ना देके एक डिफरेंट नोट पे आपको जाना चाहिए। कोई चैलेंज नहीं कर रहा आपके यूनिपोलर वर्ल्ड को, कोई चैलेंज नहीं कर रहा आज की डेट में आपके प्रभुत्व को। आपका प्रभुत्व वही बना, लेकिन आपको अपना रीअलाइनमेंट की जरूरत है, पूरे जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए। आप कहीं ना कहीं पूरे विश्व से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी वो रेमेडियल एक्शन लेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, दोनों देश चाहे अमेरिका हो या ईरान, वो इस युद्ध से तंग आ चुके हैं, वो सीज फायर के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन कौन पहल करे इस पे बात अटकी हुई। मिसट्रस्ट है दोनों कंट्री में, इस वजह से बात नहीं बन रही है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, उसने तो, लेकिन आपने ब्लॉकेड नहीं हटाया, इसलिए फिर से वो इंप्लीमेंट हो गया। तो इस तरीके तो सर मुझे लग रहा है फिर तो इस तरह की परिस्थितियों के लिए तो सभी बराबर के जिम्मेदार है ना, किसी एक पर ही क्यों आखिर पॉइंट आउट किया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, दोनों को अपने स्टैंड में तब्दीली करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि आज की डेट में ईरान जो है वो ज्यादा एमिकेबल है। अमेरिका काफी प्रेशर जनरेट कर रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान की लीडरशिप, मैंने पहले बोला, मसूद पेजेस्कियान एक मॉडरेट लीडर है। उनको से कितनी है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज की डेट में IRGC पूरा ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है। तो लेकिन आज की डेट में खाली बाफ है, अब्बास अराक्ची है, आपका मुस्तफा खमनेई है, इन सारों को मिट के आपको देश के बारे में अगर सोचना है तो आपको इस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। युद्ध इसका सोल्यूशन नहीं है। ईरान में ज्यादा सफरिंग है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा, और ब्लॉकेट की वजह से तो आपके एसेंशियल आइटम भी अब नहीं आ रहे हैं। तमाम तरीके के मेडिसिन है, तमाम तरीके के आपके डेली नीड की चीजें, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रखा है। 2.5 करोड़ लोगों के हाथ जोड़ के खड़े होने से मिलिट्री नहीं लड़ेगी, ये ईरान को समझना पड़ेगा। 2.5 करोड़ का जो सॉलिडारिटी आपने देखा वो देशभक्ति है, लेकिन वो मिलिटरीली कितना इफेक्टिव होगा नहीं कहा जा सकता। आप लड़ते रहिए, लेकिन डिस्ट्रक्शन ईरान का होगा। वहीं अमेरिका को समझना चाहिए कि वो अचीव क्या कर रहा है। अचीव तो कुछ भी नहीं किया उसने सिवाय डिस्ट्रक्शन के, और फायदा हुआ सिर्फ इजराइल को। इजराइल आज की डेट में आपके डिक्टेशन या आज की बात को सुन नहीं रहा है। वो लेबनान पे हमले जारी कर रखा है, हिजबुल्लाह के नाम पे, सफरर वहां के सिविलियन है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉर्डर पीस जो आपने गाजा पट्टी में लगाया, उसी बॉर्डर पीस को एक्सटेंड करके लेबनान में भी लगाइए, और वहां भी सीज फायर करिए, और साथ में यहाँ ब्लॉकेट खोलिए, और ये केमिकल एनवायरमेंट के साथ बातचीत आगे बढ़ाई। हो गया डिस्ट्रक्शन, हो गई। लेकिन सर बात तो ये है कि जिस तरह से इजराइल, भले हम यहाँ पर इजराइल और लेबनान के सीजफायर की बात करते हैं, लेकिन वहां पर इजराइल तो ग्रेटर इजराइल वाले फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर रहा है ना, येलो लाइन, बफर जोन को क्रिएट करके अपनी रणनीतियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। रोल आता है, थिंग्स आर नॉट सो इजी। यहाँ पे अमेरिका को एक्सर्ट करना है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को एक्सर्ट करके नेतन्याहू को कंट्रोल करना, नहीं तो सेकंड ऑप्शन के लिए जाइए, इजराइल में इलेक्शन कराइए, लीडरशिप एज इट इज चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू आज की डेट में बैकफुट में, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है। तो कई सारे मीन्स है, मिलिट्री ऑप्शन नहीं है तो एक पॉलिटिकल ऑप्शन में जाके इजराइल पे सीज फायर करिए और इलेक्शन करा के। लेकिन सर यही तो इच्छा शक्ति की बात हो जाती है। इच्छा शक्ति क्या वो अमेरिका की भी नजर आ रही है, क्योंकि वो तो युद्ध की परिस्थितियों को क्रिएट करने वाले वही है। लेकिन जल्दी से एक बार यूके देवनाथ जी से मैं समझ रही हूँ, यूके देवनाथ जी, इस पूरे युद्ध में जो हम $50 बिलियन के नुकसान की या दुनिया के खत्म होने की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी राशि का, इस पूरे युद्ध में झटका जिन जिन को लगा उसमें तो खुद अमेरिका भी शामिल है, चाहे बात मिलिट्री एस्पेक्ट से हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो, बड़ी इमेज डेंट को लेकर हो, इन तमाम परिस्थितियों में बड़ा डैमेज अमेरिका को भी हुआ है। नैना जी देखिए, कंपैरिजन देखना पड़ेगा। अमेरिका का डिफेंस बजट $900 बिलियन है जी, और अगले साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने $1400 बिलियन की मांग की है। और अभी इस युद्ध को चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं $200 बिलियन चाहिए। वहां कांग्रेस में सेनेटर्स एकमत हैं कि फिलहाल $100 बिलियन इस युद्ध के लिए हम छोड़ देते हैं। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसकी साइज को अगर देखें तो उनके लिए 50 बिलियन या 100 बिलियन कुछ है नहीं। खासतौर से अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो समझना पड़ेगा। अगर अमेरिका आज या आज से 10 साल के अंदर ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को अपने काबू में ले लेता है तो अमेरिका की पौ 12 हो गई। तब तो ये 50, अगर हम आज से 5 साल के बाद देखें कि
दबाव की वजह से, या अमेरिका ऐसी सिचुएशन करता है कि तेहरान में एक अमेरिका फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाती है इन सब युद्ध के कारणों से और युद्ध के बाद की जो सर्कमस्टांसेस है उसकी वजह से, तो अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। ईरान में ड्रिलिंग कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। ईरान में रिफाइनरीज कौन चलाएंगी? अमेरिकन कंपनीज। ईरान में स्टोरेज और मार्केटिंग कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। प्राइसिंग कौन तय करेगा? अमेरिका। और किसको बेचना है वो कौन तय करेगा? अमेरिका। तो वो तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का फायदा होगा अमेरिका को। तो ये जो 50 बिलियन का खर्चा दिखा रहे हैं, ये मतलब अठन्नी चवन्नी वाली बात हो जाएगी जी। अच्छा, और ये अब जो बड़े नुकसान की बात जो हम बार बार हर रूप में कर रहे हैं, जिस तरह से अभी परिस्थितियां हैं अजिताभ सिंह जी, हमने अभी तो इन 50 दिनों के युद्ध की बात कर ली, लेकिन इस 50 दिनों के युद्ध में दुनिया को तो 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने इस बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने जितने नुकसान पहले हुए थे उन सबकी भरपाई कर ली। मेरा इशारा रशिया की तरफ है। इस पूरे युद्ध की परिस्थितियों में आपदा में अवसर ढूंढ लिया है रशिया ने, क्योंकि वो तो बहुत लंबे वक्त से प्रभावित था। देखिए नैना जी, यहाँ दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो बड़ी जो महाघाटा और आर्थिक प्रभाव की बात की, तो अभी ये है कि मानव के अस्तित्व पे खतरा आ गया है। आप देख लीजिए, ये ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है जिसको ट्रम्प तो मानते ही नहीं। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर की क्राइसिस हुई है आज इस युद्ध की वजह से, उससे यूरोप में अभी खेती का वहां सीजन है, वहां पे फर्टिलाइजर की कमी से वहां अभी बुआई नहीं हो रही है। कुछ दिनों बाद अमेरिका में होगा और उसके बाद एशिया में ये बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा और फर्टिलाइजर की ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। इसकी वजह से जो आप कहते हैं ना, हम तो हाइपोथेटिकल अभी इंटरनेट की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान खाने के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा। विश्व की जो इतनी बड़ी 8 बिलियन की जो हमारी पॉपुलेशन है, इसके खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर फर्टिलाइजर की ये क्राइसिस कंटिन्यू रही। तो एक तो ये आप देख लीजिए कि कितना इसका इम्पैक्ट है। एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं या आज के डेट में सेमीकंडक्टर और ये एआई की हम बात करते हैं, तो आप देख लीजिए एक सिर्फ कतर में जो वहां का रास्ताफान एरिया में अटैक किया ईरान ने, उसकी वजह से कतर के 17% प्रोडक्शन कैपेसिटी को धराशायी कर दिया, ईरान ने डैमेज कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, हीलियम गैस जो एक बहुत ही जरूरी है चीप इंडस्ट्री के लिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एमआरआई के लिए, मेडिकल इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, एरोप्लेन फाइटर प्लेन के लिए, हर जगह हीलियम गैस की जरूरत है। और आज देख लीजिए, कतर सिर्फ अकेले कतर वर्ल्ड का 1/3 हीलियम सप्लाई करता है और आज उस पे इतनी क्राइसिस हो गई है हीलियम की कि इससे ये सारे इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री से लेके सेमीकंडक्टर एआई इंडस्ट्री तक ये सारे इंपैक्ट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा इसका इंपैक्ट हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू, तो आपने जो कहा कि रूस के बल्ले बल्ले हैं, तो वो तो अमेरिका ही क्रिएशन है और ये सिर्फ रूस का ही नहीं है, चीन के भी बल्ले बल्ले हैं। सबसे ज्यादा इस वॉर से फायदा अभी के डेट में रूस और चीन को हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीतियां रही हैं, वेबर को लगा देना, हटा देना, फिर लगा देना, अब इसमें अभी फिर उन्होंने कल परसों अनाउंस किया है कि रूस के जो भी ऑन सी वाटर पे जितने भी हैं शिप, जो टैंकर हैं, वो बेच सकते हैं। इसके पहले भी उन्होंने बैन लगाया, हटा दिया। तो रूस को तो बहुत फायदा है और इसका फायदा सिर्फ ये तेल बेच के ही नहीं कमाई है, इसको फायदा यूक्रेन युद्ध में भी मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन से पूरा अमेरिका का जो ध्यान है, उसका जो प्रोडक्शन है जो अफेक्ट हो गया है, या उसके वेपन्स जो ड्रोन वो सप्लाई जो भी करते हैं, हथियार मिसाइल सप्लाई करते यूक्रेन को, तो यूक्रेन तो अलग थलग बेचारा पड़ गया। ये 4 साल से यूक्रेन को इन्होंने पंप करके उसको रूस से लड़ा तो दिया, आज उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। तो यूक्रेन की तरफ से भी अब रसिया के बल्ले बल्ले और तेल से भी बल्ले बल्ले। तो रसिया तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है और चीन भी अपनी, आप देखिए चीन तो ले रहा था, चीन 90% तेल तो यहाँ से ले रहा था और अभी रिकॉर्ड जो डेटा आया है कि मार्च में सबसे ज्यादा ईरान ने तेल बेचा है और उसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ है। ये दोनों रूस और चीन के मजबूत होने से, और ईरान अभी भी सरवाइव करने की स्थिति में है, मजबूती से खड़ा है,
कहीं ना कहीं ये अमेरिका की साख पे अमेरिका की बाट लगी है, और उसकी आर्थिक के साथ साथ उसकी जो प्रेस्टीज कह लीजिए उस पे भी एक धब्बा लगा है, और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ही क्या ही जिम्मेवारी है। सर बाट तो लग गई, साथ में वोट भी लग गई है, और आने वाले वक्त में जो अभी एक बड़े इलेक्शंस की, जो हंगरी इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की वोट लगाने वाले ही हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो मिड टर्म इलेक्शंस से कह रहे भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए एक तरह से। रवि करकरा जी, जो तमाम बड़ी स्पेकुलेशंस की बात हो रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात से अनभिज्ञ है, या फिर ये कहा जाए कि अब वो जानते हैं, यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि भाई समझौता तो करना होगा, शांति तो स्थापित करनी होगी, बाय होकर क्रोक जैसे भी साम दाम दंड भेद हर रूप में एक तरह से कोशिश करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। ईरान भले ही बार बार मना कर रहा हो, लेकिन प्रेशर अमेरिका का शायद इसी वजह से आ रहा है। देखिए, ट्रम्प का एक बहुत क्लियर जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, वो है मिड टर्म इलेक्शन को जीतना। अगर आप देखें कि युद्ध से पहले एप्स्टीन जो फाइल्स थी, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी थी। तो ये बहुत एक टैक्टफुल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, अमेरिका की हमेशा रही है, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, ये हमेशा इनका एक टैक्टफुल स्ट्रैटेजी रही है। और ट्रंप ने सोचा कि जैसे वेनेजुएला में गए, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी ब्लॉकेट की और जाके उठा लिया, और उनको उठा के न्यूयॉर्क ले आए, तो उनको लगा ये जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको याद है, पिछले साल भी जब इनने अटैक किए थे, उस टाइम भी इनको लगा कि देखो कितना बढ़िया हो गया। तो ट्रम्प की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो सिर्फ नेटो को तो उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, और वो सिर्फ इजराइल के साथ बैठ के कंसल्ट करके उनने, बल्कि अपने जीसीसी के जितने भी उनके पार्टनर्स हैं, अगर आपको याद हो पिछले साल ट्रम्प गए थे, सऊदी अरेबिया गए थे, कतार गए थे, यूएई गए थे, बहुत जोर शोर से गए थे। और हमेशा यही बोला जाता है, मैं हमेशा काफी अपने इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि दूसरा जो ट्रम्प का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि कहीं डी लिंक और पेट्रो डॉलर्स ना हो जाए। तो वो हमेशा चाहते हैं कि पेट्रो डॉलर्स, अगर आप 1971 में जाएं तो उसकी एक ही शर्त थी, जब गोल्ड से उसको डीलिंग किया गया था, कि हम लोग जो हैं जितना भी दुनिया में जितना भी गैस का और ऑयल एंड गैस का जितना भी ट्रेड होगा वो डॉलर्स में होगा। पर ये ट्रम्प को बहुत क्लियरली दिख रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से, कि रशिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, रशिया के गेन्स और चाइना के गेन्स, पर रशिया ने बहुत ज्यादा गेन किया कि उसके साथ लोग रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, रुपया में कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया और चाइना जो है वो युआन में कर रहे हैं, अब बाकी भी देश युआन में कर रहे हैं। तो सिर्फ ट्रम्प की इशू नहीं है, ये CIA का इशू है, ये डेमोक्रेट्स का इशू है, कि दुनिया अगर पेट्रो डॉलर से हट गई, और क्योंकि डॉलर जो है वो सिर्फ अमेरिका प्रोड्यूस करता है और हम लोग उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, राइट। तो ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए उन लोगों ने एज अ बैकअप उनका जो पूरा जो क्रिप्टो का जो एक बहुत बड़ा गेम है, जो पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से, एक तरीके से मुझसे कनिंग तरीके से, बट स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरी फैमिली को उस लपेटे में डाला हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और तीसरा जो है, ट्रम्प का एक बहुत बड़ा जो एक सबके सामने एक निकल के आ गया है, कि जब ईरान ने जब एक सटीक तरीके से अमेरिकन बेसिस को, चाहे वो इंडियन ओशन में आ जाए 2000 किलोमीटर दूर, जिस तरीके से उस पर प्रहार किया है, जिस तरीके से उस पर अटैक किया है, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका की खुद के डिफेंस जो है अपने बेसिस को नहीं डिफेंड कर पाए। तो उसमें जो अमेरिका की जो आर्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, अभी सर ने बोला 1.4 ट्रिलियन डॉलर की डिमांड हो रही है, तो आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस है वो कैसे काम करते हैं। तो अगर आप सारी आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बोर्ड्स को जाके स्क्रूटनाइज करें और देखें कि कौन सा लॉबिस्ट जो है वो कौन से पॉलिटिशियंस के साथ लिंक्ड है, चाहे वो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स है, और किसी वॉर के टाइम वो कौन सा पॉलिटिशियन था या थी, जैसे नैन्सी पेलोसी का बार बार नाम उछल के आता है, राइट। तो कैसे उन लोगों ने वॉर इकोनॉमी में कितना गेन किया। तो अमेरिका हमेशा, अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसमें बहुत ज्यादा लेयर्स है, रॉथशाइल्ड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी की वो बहुत बड़ा एक लेयर है जिसमें मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। पर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो निकल के आई, जो मुझे लगता है जिसमें भारत एक बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहा है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टडी फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। दूसरा, चाइना ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक बिल्कुल चुप रख के, क्योंकि उनके पास जो रिजर्व है 200 दिन से ज्यादा, जापान के पास 200 दिन से ज्यादा का है रिजर्व। तो उसमें अभी सर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बात की है, मैं क्लाइमेट चेंज में खुद काम करता हूँ और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता हूँ। इंडिया ने देखा जरूर था कि जीसीसी में कुछ होगा, इसीलिए बायोफ्यूल का काम किया, सोलर का काम किया, पर
1.4 बिलियन बहुत ज्यादा लोग होते हैं इनकी एनर्जी जो है बढ़ रही है। तो वी आर सीइंग वेरी क्लियरली इंडिया इज फॉलोइंग एज अ नंबर 6 वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बहुत ज्यादा है, पर इसमें ट्रम्प जो है अल्टीमेटली चाहे वो कुछ भी कर ले वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनके जितने भी सलाहकार हैं वो खुद भी बिल्कुल ही इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत इनएक्सपीरियंस है। वही उसका और भुगतान जो है पूरी दुनिया पे और लेके रवि कर जी रही है। और रवि This जी is a आपने चूंकि अभी हालांकि ग्लोबल रेटिंग की बात की, तो अभी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट सामने आई थी कुछ दिन पहले की ही, उसमें अमेरिका का जो एक तरह से ग्राफ, एक तरह से देखा जाए तो परचेस एंड सप्लाई वाला जो उसके आधार पर जो ग्राफ सामने आया था, उसमें चीन बहुत आगे मजबूत स्थिति में आ गया, और खासतौर से जो तमाम परिस्थितियां रही अमेरिका उससे बहुत ज्यादा नीचे आ गया, और इंडिया भी तीसरे स्थान पर आ गई। लेकिन मैं जल्दी से मेजर शाह का रुख कर रही हूँ। मेजर शाह, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अगर ड्राइव करें तो जस्ट बी सेफ। मुझे जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो ईरान की एक रिपोर्ट सामने आई थी ईरान के हथियारों को लेकर कि बड़ा, अभी भी बड़ा जखीरा ईरान का है इस युद्ध को खींचने का, ईरान रुकने या दबने वाला नहीं है खास तौर से, तो आपको लग रहा है कि क्या स्थिति अभी कंट्रोल में हो रही है? क्योंकि खोने के लिए ईरान के पास में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अमेरिका के पास में बहुत कुछ है। मेजर शाह, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेजर शाह, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी, देखिए, ईरान और अमेरिका के युद्ध में इन्होंने दुनिया को एक ऐसे बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर केवल एक टाइम बॉम्ब है, एक छोटी सी चिंगारी बस बारूद के ढेर में आग लगा देगी, और वो उसकी आग, उस बारूद की आग जाएगी कितने, कहाँ तक, बहुत दूर तक। सबसे दूर दराज देश जिसका कुछ लेना देना भी नहीं है इस युद्ध से, उस तक इसके असर जाएंगे। इतना खतरनाक हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है, इन्होंने अपना मजाक तो उड़ाया, अपने देश का मजाक उड़वाया, लेकिन इन्होंने ये बात एहसास नहीं किया, इन्होंने ईरान को ही और मजबूत करवा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रास्ता बनाया चीन के लिए कि वो चीन आगे निकल जाए, रास्ता खोल ले, कि वो चीन और आगे किस प्रकार बन जाए। अब चीन, रूस और ईरान, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका का जो रुतबा था, देखिए, अमेरिका ने स्टेट ऑफ जंग से पहले तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता था ना, खुला हुआ था, जहाज आ रहे थे, जा रहे थे, व्यापार चल रहा था, तेल जा रहा था, एनर्जी। जंग के बाद ही हुआ ना ये। बिल्कुल सही और बात और जो अमेरिकन जो मिलिट्री बेसिस हैं, जैसे कि कुवैत में हो गई, बहरीन के अंदर हो गई, कतर के अंदर हो गई, यूएई में, जहाँ पे ऑफिशियल बेस भी नहीं है, अमेरिका का मिलिट्री बेस भी नहीं है, वो मिलिट्री बेसिस पहले एसेट्स माने जाते थे। बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। वही एसेट्स अब नेगेटिव बन गए, वही एसेट्स अब बोझ बन गए, वही एसेट्स अब लायबिलिटी बन गए। अब समझ में नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रम्प साहब को कि इतने नुकसान हो रहे हैं, इतने पैसों के आर्थिक नुकसान हो रहा है, अब जाए करें तो क्या करें। ईरान ऑन दी बोलते हैं, देखिए, आपने किसी का खानदान खत्म कर दिया, माँ बाप को मार दिया, बहन को मार दिया, बेटी को मार दिया, बीवी को मार दिया, वो। और मुझे लग रहा है मेजर शाह, ये तो जंग यूं ही चलती रहने वाली है, क्योंकि ये तो रुकने वाला नहीं है। ब्रिगेडियर दत्ता, माफ कीजिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, जिस तरह से अभी हालात हैं, ये तो चीजें हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा। युद्ध तो शायद इसी का ही नाम है, एक को मारो उसके बाद में पलटवार होता है, बदला, रिवेंज, और उसके बाद में वो अनंतहीन युद्ध चलता रहता है। और मिडिल ईस्ट की लड़ाई भी शायद इसी तरह का एक नतीजा है, दशकों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है। देखिए, मेरा मानना है कि युद्ध एक टेम्परेरी फेज है। ये वो सिचुएशन को क्रिएट करता है जिससे कि जो दो वॉरिंग फैक्शन है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उनको वार्ता के लिए एक जगह इकट्ठा किया जा सके। देखिए, डिप्लोमेटिक इश्यूज जब फेल होते हैं, तमाम तरीके के एफर्ट जब फेल होते हैं, तो मिलिट्री एक्शन शुरू होता है। लेकिन मिलिट्री एक्शन किसी भी चीज का अंत नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। अब वो टॉक टेबल पे ही चीजों को की सुनवाई होगी, और जिसकी शुरुआत हो रखी है, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात होती है, एक ट्रस्ट डेवलप करने की बात होती है, और साथ में जो मीडिएटर का रोल। एक और बात ये बताइएगा, क्या अभी समाधान नजर आ रहा है क्या मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव का? जी हाँ, समाधान देखिए,
फाइन डे नहीं आने वाला है, इसको ग्रेजुअली एंड स्लोली समझना पड़ेगा। उसमें लिए कुछ पॉजिटिव एक्शन अमेरिका को लेने पड़ेंगे, बीइंग अ बिगर पावर, जिसमें कि इकोनॉमिक सैंक्शन और जो फ्रीजिंग ऑफ एसेट है उसको खत्म करें, ब्लॉकेड निकालें। इसके एवज में ईरान को एक कदम उठाना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, जिससे कि जो सप्लाई चेन बाधित हो रखा, जो एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड में हो रखा, वो खत्म हो और पूरा विश्व एक साइन ऑफ रिलीफ का एक्सपीरियंस कर सके। जब ये बात हो सकती है तो बाकी चीजें जैसे न्यूक्लियर का एनरिचमेंट प्लान है, बैलिस्टिक प्रोग्राम है, प्रॉक्सीज का सपोर्ट है, मिडिल ईस्ट की अन्य समस्याएं हैं, उस पर बातचीत किया जा सकता। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इजराइल को मना लेते हैं लेबनान में सीज फायर करने के लिए, तो लड़ाई को पहले बंद कराइए, टॉक टेबल पे आइए, फिर सारी चीजों को ग्रेजुअली स्लोली, बिकॉज ये बहुत पुरानी समस्या है। एक फैक्शन को पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में मिडिल, जो मैं बोल रहा था, नेगोशिएटिंग कंपनी जो है, जो कंट्री है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस रोल में फेल होता है, वो मैसेंजर का काम कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक चीज तो है कि उन्होंने वेन्यू दिया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, और बार बार वो एटलीस्ट ईरान जा रहे हैं अमेरिका के टच में, और उनको बार बार टॉप टेबल पे लेके आते, तो एक बड़ी बात है। और अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्लाइंड है, ईरान को भी बात के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन। देखिए, पीस की बात तो करनी पड़ेगी, इट कैन नॉट बी लेफ्ट फॉर अनएंडिंग वॉर। लेकिन मुझे लग रहा है सर, अभी तो ईरान को ऐसा लग रहा है कि ईरान के पाले में गेंद है, उसे लग रहा है कि अभी तक जिस तरह से दबाव बनाया जाता रहा है, अभी मौका है वो शायद उस दबाव के जरिए अपनी बातों को मनवा ले। लेकिन शायद ईरान इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका भी इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, अमेरिका पर दबाव जरूर है। अब बातचीत की टेबल पर आएंगे, नहीं आएंगे, होगा क्या? पिछली बार की 21 घंटों की बातचीत उस तरह से कारगर साबित नहीं हुई, क्या दूसरे फेज की बातचीत कुछ काम कर पाएगी? ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समझिए, 50 दिन में $50 बिलियन का नुकसान पूरी दुनिया पर, किसी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। क्या दुनिया इस तरह की परिस्थितियों से पार पा पाएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।